हाय एवरीवन, I'm अलीशा एंड you're watching #लखनऊ। बरेली के बिग ब्रांड्स में आज हम मिलने आए हैं एक ऐसी वुमेन से जो कि रोहिलखंड की शान और महिलाओं के लिए वरदान बन चुकी हैं। रोहिलखंड का पहला आईवीएफ सेंटर स्टार्ट करने वाली डॉक्टर लतिका अग्रवाल, ओनर ऑफ अतुल लतिका हॉस्पिटल एंड सार्थक आईवीएफ सेंटर। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी की ओर। डॉक्टर लतिका अग्रवाल महिलाओं की मायूसी और निराशा को एक नई रोशनी और उम्मीद के साथ आगे लेकर आई हैं। काबिलियत और नेकदिली की मिसाल बन चुकी डॉक्टर लतिका अग्रवाल बेऔलाद महिलाओं के लिए वरदान बन गई हैं। डॉक्टर लतिका ने इलाज कर संतान सुख पाने का चमत्कार कर दिखाया है और आज वो बरेली मंडल ही नहीं पूरे रोहिलखंड की शान बन चुकी है। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू #लखनऊ। हम सभी से मैम एक बात पूछते हैं तो आपसे भी पूछेंगे। आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुकी हैं, लेकिन आपके करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मैंने 17 इयर्स की एज में MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ झांसी मेडिकल कॉलेज में। तो 17 इयर्स से लेकर 4 एंड हाफ ईयर्स का MBBS होता है वो मैंने किया। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए मैं बनारस गई। बनारस से मैंने इंटर्नशिप किया। हाउस जॉब मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से किया। उसके बाद MS किया मैंने गायनेक ऑप्स में झांसी से दोबारा। इस तरह ये मेरी 10 इयर्स की एजुकेशन थी MBBS और MS की। उसके बाद सन 1990 में हम लोग यहाँ बरेली आए और हमने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया। एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन बहुत लंबी और बहुत ही टफ एजुकेशन है, जैसे कि सब लोग जानते भी हैं। आई थिंक दुनिया की ये टफेस्ट एजुकेशन मानी जाती है। इसमें दिन रात एक करके हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जो कि सभी डॉक्टर्स पढ़ते हैं, वही हमने किया। और गायनी एंड ऑप्स में MS करना एक रियली डिफ़िकल्ट। तो ये मेरी जर्नी, मेरी एजुकेशन की जर्नी रही। 1990 में आके जैसे मैंने कहा मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो प्रैक्टिस के बाद जब आपने ये अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो आपने IVF इसमें तभी से स्टार्ट कर दिया था या आपने इसे बाद में स्टार्ट किया? पहले हमने जनरल प्रैक्टिस करी थी। 10 इयर्स की जनरल प्रैक्टिस के बाद हमने IVF स्टार्ट किया। जनरल प्रैक्टिस में मैंने देखा कि जो इनफर्टाइल कपल्स थे, इनफर्टाइल लेडीज़ स्पेशली, वो बहुत परेशान होती थी। उनमें उनके घरों में उनके फैमिली मेम्बर्स उनको बहुत परेशान करते थे। सोसाइटी में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। तो ये मुझे उनके साथ सहानुभूति होती थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी मैंने अपना IVF सेंटर इन्हीं इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प के लिए स्टार्ट किया। ये मेरा बरेली में पहला IVF सेंटर था जिसमें हमने सारी सुविधाएं स्टार्टिंग से ही रखी थी। मैम, हम IVF की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि ये IVF है क्या? जैसे कोई नेचुरल कंसेप्शन होता है तो उसमें फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो अपने आप बनता है नेचुरली। जब हम IVF नहीं करते तो इन वीवो कहते हैं उसको, तो अपने आप प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जिन लोगों की प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं हो पा रही है उनके लिए हमें IVF का ऑप्शन देखना पड़ता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें हम बाहर लेडी के एग्स बनाते हैं। हमने बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए क्योंकि IVF के लिए हमें एग्स का नंबर कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादा नंबर बनाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन 8 से 10 दिन दिए जाते हैं। उन इंजेक्शन को देने के बाद जब एग्स लेडी के मैच्योर हो जाते हैं, उन एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसे एग रिट्रीवल बोलते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है और एक मशीन होती है ICSI। उस ICSI मशीन की सहायता से हम एक एक स्पर्म को एक एक एग से फर्टिलाइज कराते हैं। तो जैसे एम्ब्रियोज बनते हैं उनमें से बेस्ट एम्ब्रियो सेलेक्ट करके हम उसके यूट्रस में स्थापित कर देते हैं। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये प्रॉपर इसका ये मेथड है करने का। और इसमें कई लोग 2 या 3 दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, कई लोग 5 दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। 5 दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने को ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं। उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली 2 या 3 दिन के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से बेटर है। तो हमारे यहाँ ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र ही होता है और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस तरीके से। अगर मैम हम IVF की बात कर रहे हैं और आपने अपना बरेली का पहला IVF सेंटर स्टार्ट किया है, तो उसमें आपके पास क्या IVF की सारी मशीन्स अवेलेबल हैं? कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है? देखिए, हमने जब IVF स्टार्ट किया तो शुरू से ही हमने सारी मशीन्स ली क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था कि हम ये मशीन बाद में लेंगे, ये मशीन ऐसा करेंगे। तो हमने शुरू से ही सारी सुविधा अपने यहाँ मौजूद रखी, जिसमें कि अगर हम देखें
इंक्यूबेटर्स होते हैं, इसमें हेरा सेल इंक्यूबेटर होता है, बेंच टॉप इंक्यूबेटर होता है, इक्सी होती है मशीन, वर्क स्टेशंस होते हैं, ट्राईपॉड, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब वार्मर होता है, सक्शन पंप होता है, अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीन्स होती हैं। तो ये सारी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि मौजूद होने चाहिए जब आप IVF स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये सारी मशीन्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैम, जैसे कि देखा जाता है आजकल के समाज में ये बातें उठती हैं कि लेडी को कहा जाता है, सिर्फ औरतों को ही कहा जाता है। क्या इसमें मेल्स भी जिम्मेदार हैं या सिर्फ फीमेल्स की ही गलती होती है? इसका क्या मानना है आप? देखिए, जो इनफर्टिलिटी या बांझपन है, ये मेल और फीमेल दोनों ही इस बात के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 50% केसेस में मेल भी जिम्मेदार होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा मेल के स्पर्म्स और लेडी के एग के मिलने से बनता है। तो अगर मेल के स्पर्म्स अच्छे नहीं होंगे तो बच्चा नहीं बन पाएगा, या नंबर कम होगा तो बच्चा नहीं बन पाएगा। तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर मेल के सीमेन में स्पर्म्स का नंबर कम है, उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये नंबर्स हम दवा के द्वारा बढ़ा सकते हैं, या कभी कभी दवा के द्वारा नहीं बढ़ते, हमें मेल की जांचें भी करानी पड़ती है कि क्या प्रॉब्लम है मेल में कि उसके स्पर्म्स कम है। तो उसकी जांचों के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मेल के सीमेन में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं है, इसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। जैसे कि मेल का सीमेन बिल्कुल नील होता है, स्पर्म्स है ही नहीं उसके अंदर। तो उसकी जांच करी जाती है, जैसे टेस्टिकुलर बायोप्सी या टीसा के द्वारा। हम देखते हैं कि अगर उसके सीमेन में स्पर्म्स नहीं है लेकिन उसके टेस्टिस में स्पर्म्स हैं, तो अगर टेस्टिस में स्पर्म्स हमको मिलते हैं तो उस स्पर्म को निकाल के हम IVF की विधि से उस लेडी को बच्चा दे सकते हैं। तो ये एक इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा वरदान है कि कई लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे सीमेन में तो स्पर्म्स ही नहीं है, हमें तो बच्चा नहीं मिल सकता। तो बच्चा हर लेडी, हर मेल को मिल सकता है अगर वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर कराए। कई बार ऐसा होता है कि हमने टीसा करा या टेस्टिकुलर बायोप्सी करी तो मेल के स्पर्म टेस्टिस में भी नहीं मिलते। उसके लिए हमारे पास एक मान्यता प्राप्त स्पर्म बैंक है। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसका आईज का कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये मान्यता प्राप्त वीर बैंक से हम उसकी मेल की शक्ल से मिलता हुआ स्पर्म निकाल कर फीमेल के डाल सकते हैं। इसको इंग्लिश में IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इस विधि से उसके स्पर्म नील होते हुए भी हम उसे प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये तो आपने मैम मेल्स का बता दिया, लेकिन फीमेल्स में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं गिनाना चाहूँगी, जैसे कि किसी फीमेल की ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। हर फीमेल के पास 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। प्रेगनेंसी होने के लिए एटलीस्ट एक ट्यूब उनकी ओपन होनी चाहिए। एक भी ट्यूब ओपन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर फीमेल के ट्यूब्स बंद हैं तो उसका खोलने का ऑपरेशन हम करते हैं, इसको ट्यूबोप्लास्टी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपी की सहायता से किया जाता है। अगर एक ट्यूब खुली है तो हम एक ट्यूब से उसकी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। कभी कभी हम फीमेल्स में देखते हैं कि किसी का अंडा बड़ा नहीं बनता या बिल्कुल नहीं बनता। अगर ऐसा है तो हम उसके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। हार्मोनल टेस्ट में जो भी खराबी पाई जाती है उसके हिसाब से हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह देकर उसके एग के साइज को बढ़ाया जाता है, या बिल्कुल एग्स नहीं बनते तो एग्स को बनाया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि उसका एग बन तो रहा है बट रप्चर नहीं हो रहा, इसको ओवुलेशन कहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत अच्छे हार्मोनल इंजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। कभी कभी 30 to 40% केसेस में हम देखते हैं फीमेल्स के सारे इन्वेस्टिगेशंस हमने करा लिए लेकिन उसकी कोई कमी नहीं पाई गई। तो ऐसे को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे केसेस में जैसे कि मैंने पहले बताया था IUI की विधि होती है, इसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। एक तो IUI कर सकते हैं जिनमें कि हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं हैं, उनको डोनर सीमेन से IUI कर सकते हैं। और जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जिनका कि कोई भी डिफेक्ट पता नहीं चल रहा बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनका हम IUI हस्बैंड के सीमेन से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स जहाँ तक पहुँचने चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो हम हस्बैंड का सीमेन लेकर उसको अपनी दवाओं से वॉश कर उस सीमेन को, जो प्रिपेयर्ड वॉश्ड सीमेन है, उसको फीमेल की यूट्रस में स्थापित कर देते हैं। इसको IUI विद हस्बैंड सीमेन कहते हैं। तो जहाँ हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, वहाँ हम IUI की विधि से रिजल्ट्स पा सकते हैं।
या हमने सारे एफर्ट्स कर लिए, मान लीजिए हमने IUI कर लिया, सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन तब भी प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है। 3-4 बार हमने IUI भी ट्राई कर लिया। फिर हम उस लेडी की काउंसलिंग करते हैं कि अब आपको IVF के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली IVF के रिजल्ट्स और अलग विधियों से, अन्य विधियों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो अल्टीमेट जो हमारा ऑप्शन आता है वो IVF ही होता है। अगर हम मैम बात करें तो आपका IVF सेंटर कब से आपने स्टार्ट किया और इसमें अब तक सक्सेस रेट क्या है? हमारे IVF सेंटर को लगभग 20 साल हो चुके हैं और सक्सेसफुली हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स का IVF कर चुके हैं। उसमें बहुत तरह के पेशेंट शामिल हैं, कई इस तरह के जिनकी की प्रेगनेंसी विदाउट एनी रीज़न, जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बताया नहीं हो रही है, कई के एग्स नहीं बन रहे हैं, कईयों के हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं हैं। तो बहुत सारे केसेस हमने अब तक किए हैं, हम कंटिन्यूसली 20 साल से कर रहे हैं। तो लगभग नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट लाखों हम इनफर्टाइल कपल्स को बच्चा दे चुके हैं। मैम हमने सुना है एक PCOD वर्ड बहुत सुनने में आता है, तो ये PCOD क्या है? PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और बहुत सारे एग्स होते हैं एक ओवरी में, और उसको पीरियड्स, लड़के अगर हम सिम्टम्स देखें तो लड़की को पीरियड्स नॉर्मल अपने आप नहीं आते, डिलेड साइकिल्स होते हैं, केवल दवा देने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स ओवरी में होने की वजह से होता है। इसमें हमें क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स है तो अपने आप बड़ा अंडा नहीं बनता है। बड़ा अंडा बनाने के लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिसकी सहायता से बड़ा अंडा बनने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि PCOD से किसी भी लेडी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस ने निकाला हुआ है। कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, कुछ ओरल ड्रग्स हैं, उसकी सहायता से वो आराम से बच्चा पा सकती है। मैम आपका हॉस्पिटल जो है डॉक्टर अतुल लतिका हॉस्पिटल और सार्थक IVF सेंटर, ये तो आपका बरेली में, आप बरेली में वर्क करती हैं, लेकिन आपके और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाहर से भी आते हैं या सिर्फ बरेली के ही पेशेंट्स को आप देखते हैं? नहीं, बरेली से तो आते हैं। बरेली के आसपास का एरिया जैसे शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, बीसलपुर, पंतनगर, इवन उत्तराखंड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और जैसे कई फैमिलीज हैं जो बरेली में बहुत सालों से रह रही हैं, उनके बच्चों की शादियां हुई, उनको प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्शन में, वो नोएडा या दिल्ली में सेटल हो चुके हैं, वो भी आते हैं। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को, क्योंकि दिल्ली में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से वो कहते हैं कि अप्रोचेबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, छोटे सिटीज़ में वो ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को जिनकी की प्रॉब्लम्स हैं, जिनका कंसेप्शन है, और उनको यहाँ लेके आते हैं। तो मैंने, ज़रूरी नहीं कि बरेली का, मैंने बहुत आसपास के लोगों को ट्रीट किया है। आपके IVF के कैरियर में आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा रहा है? अवार्ड की जहाँ तक बात करें, IVF डॉक्टर होने के नाते सक्सेस रेट अच्छा है ही, तो बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले, जो कि डेफिनेटली अच्छा लगता है जब किसी भी डॉक्टर को उसके एफर्ट्स की प्रशंसा होती है। बट एक अवार्ड की मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, एक अवार्ड को। एक मेरा पेशेंट था जिसे कि 15 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई मेरे ट्रीटमेंट से। तो 1 साल के बाद जब प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद वो अपने बच्चे को लेके मेरे पास आया, ऐसे मिलने के लिए आया। तो उसने मुझे बैठा और बात करी कि मैडम, मैंने, जैसे भगवान होते हैं बट भगवान को देखा नहीं है, बट आप मेरे लिए भगवान हो। और उसने मुझे जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मैंने भगवान की मूर्त के साथ आपकी भी एक पिक्चर रखी हुई, आपकी फ़ोटो रखी हुई, मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो ये बात मुझे अंदर तक छुई। ये अवार्ड हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टचिंग होता है। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा अवार्ड था अब तक का। है ना, भगवान माना जाता है डॉक्टर को, लेकिन लोग असलियत में पूजा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैम देखा जाता है कि कुछ लेडीज होती हैं तो उनकी बहुत एज हो जाती है और उनको प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है उनकी, तो उस केस में आप क्या करती हैं? देखिए, मेरे पास लेडीज़ 40 इयर्स के बाद में भी आती हैं, तो लोग तो हार के बैठ जाते हैं कि हमारी एज 40 इयर्स हो गई या 45 इयर्स हो गई, हमें बच्चा नहीं हो सकता। डेफिनेटली बच्चा होना उस समय थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, स्पेशली IVF। जैसे हमने पहले भी बोला, IVF की टेक्निक बेस्ट है इनफर्टाइल कपल के लिए। तो 40 या 45 इयर्स तक, 40 इयर्स के बाद स्पेशली एग बनने बंद हो जाते हैं, एग नहीं बनते। हम देखते हैं कि कई औरतों के पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। पीरियड्स कब बंद होते हैं? जब हमारे एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उनके अगर एग्स नहीं हैं तो हम उन्हें काउंसिल करते हैं कि आप अगर एग्स बाहर से लो और आपके हस्बैंड का सीमेन नॉर्मल है, तो हस्बैंड के स्पर्म, और हमारी एग बैंक होती है, मैं एग बैंक के बारे में ज़रा बताना चाहूँगी। जैसे उन फीमेल्स के लिए जिनके पास के अपने एग्स नहीं हैं, अपने oocytes नहीं हैं, हम लोग एग बैंक बनाते हैं। उसमें एग्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, और अगर लेडी कोई आई है तो उसका ब्लड ग्रुप
और उसकी शक्ल से मिलता हुआ एग्स निकालकर उसके हस्बैंड के स्पर्म से मिलाकर हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर एजेड लेडी या 40 to 45 ईयर्स की लेडी आ रही हैं जिनके पास अपने एग्स नहीं, उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चा देने के लिए। मतलब आज के टाइम में ये हो चुका है और ये आपने पॉसिबल करके दिखा दिया कि आईवीएफ से आप जो है 40 to 45 की एज की ग्रुप की लेडीज को भी प्रेगनेंसी दे सकती हैं। और मैं एक बताना चाहूँगी कि अभी तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बट मेरे यहाँ जब अलाउड था तो 52 ईयर्स की लेडी भी बच्चा लेके जा चुकी है। वो आई थी मेरे पास, उसके पीरियड्स बंद हो गए थे 2 साल से। उसने कहा मुझे बच्चा चाहिए। मैंने उसको मना भी किया कि 52 ईयर्स में बेबी कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट उसने कहा जो भी होगा मुझे को आप ट्रायल तो दो एक। तो मैंने पहले 3-4 महीने के लिए उसके पीरियड्स स्टार्ट किए दवा देके। जब उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए फिर मैंने उसके अपने एग्स तो नहीं थे, मैंने अपनी एग बैंक से एग निकालकर उसके हस्बैंड के स्पर्म से जो कि ठीक थी उसके स्पर्म से मिलाकर एम्ब्रियो बनाया और उस महिला के 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे थे। लकीली वो महिला पहली बार में ही कंसीव कर गई और बिना किसी प्रॉब्लम के उसने 9 मंथ्स अपने पूरे करे। उसके बाद 2 बच्चे उसके जुड़वा बच्चे हुए। तो ऐसे भी चीजें होती हैं मेडिकल साइंस में। कभी कभी मैम ये भी केसेस आते हैं कि आजकल यंग एज में जो है लेडीज को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसको डायग्नोज करती हैं, तो उस केस में आप उन्हें क्या सलाह देती हैं? क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी भी चाहिए लेकिन यंग एज में उन्हें कैंसर हो गया है, तो क्या इसका सॉल्यूशन? अगर किसी यंग लेडी को कैंसर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एंटी कैंसरस ड्रग चलाई जाएंगी, रेडियोथेरेपी कराई जाएगी। तो जब भी ये ड्रग्स और रेडियोथेरेपी करते हैं तो किसी भी लेडी की ओवरीज डैमेज हो सकती है, उनके एग्स खराब हो सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल ही खराब हो जाएं, बंद हो जाएं बनना। तो ऐसे केसेस में हम उस लेडी को सलाह ये देते हैं कि आप अपना एग्स प्रिजर्व करा लो, oocyte प्रिजर्वेशन इसे बोलते हैं। ऐसे केसेस में हम उसको दवाएं देते हैं, उसके एग्स बनते हैं, उसको एग्स को निकाल के हम फ्रीज कर लेते हैं, क्रायो फ्रीजिंग बोलते हैं। ये फ्रीजिंग आप सालों तक उस एग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो। कैंसर का ट्रीटमेंट यूजुअली 3-4 साल का चलता है। वो लेडी आराम से अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा के दोबारा आकर अपने उस एग्स को लेकर और अपने हस्बैंड के सीमेन से फर्टिलाइज कराकर बच्चा ले सकती है। मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका अतुल लतिका हॉस्पिटल जो है वो आपके और आपके हस्बैंड के नेम पर है, लेकिन ये सार्थक किस नेम पर है? सार्थक आईवीएफ सेंटर किसके नेम पर रखा है? सार्थक नाम रखने के पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो जब हम अपना आईवीएफ सेंटर बना रहे थे तभी मेरा बेटा पैदा हुआ था, सार्थक उसका नाम रखा। और दूसरा, जैसे इनफर्टाइल कपल होते हैं उनका जब बच्चा मिलता है तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। वो बोलते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मुझे सार्थक नाम बड़ा अच्छा लगा और मैंने अपने सेंटर का नाम सार्थक रख दिया। ओके, मतलब इसके 2 रीजन है। एक तो आपके बेटे का ही नाम सार्थक है, दूसरा आपने देखा कि लोगों को जो है एक सार्थक बन जाते हैं जब उनको एक बेबी मिलता। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि आप लेडीज में जो है एग्स प्रिजर्व करवा देते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या मेल्स में भी ऐसा कुछ है कि आप जो है उनका सीमन स्पर्म जो है प्रिजर्व करवा देते हैं, और किस सिचुएशंस में ऐसी पॉसिबिलिटीज आती हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, इसे सीमेन फ्रीजिंग बोलते हैं। सीमेन प्रिजर्वेशन बिल्कुल होता है और ज़्यादा इजी होता है oocyte प्रिजर्वेशन से। तो हम लोग सीमेन लेकर, उसकी टेक्निक होती है, उसमें मीडियाज लगते हैं, उनके थ्रू इसको प्रिजर्व करवाते हैं। सालों तक हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि एग्स भी आप चाहो 10 साल 20 साल रखे जा सकते हैं, ऐसे स्पर्म भी काफ़ी सालों तक रखे जा सकते हैं। ये उन केसेस में इंडिकेट होता है मेनली जिनमें कि मेल आर्मी ऑफिसर है और वॉर पर जा रहा है या बहुत महीनों तक नहीं आने वाला है और उसकी वाइफ को बच्चा चाहिए। जैसे वॉर में उसके मरने का डर है तो उसका सीमेन एटलीस्ट प्रिजर्व होगा तो उसकी वाइफ उस प्रिजर्व सीमेन से बच्चा ले सकती है। या हस्बैंड 6-7 महीने के लिए चला गया बाहर तो वो उस प्रिजर्व सीमेन से अपने एग्स को फर्टिलाइज कराकर बच्चा ले सकती है। इन केसेस में हम लोग यूजुअली बताते हैं सीमेन प्रिजर्व। मतलब आईवीएफ से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, चाहे उनका कोई और रिजल्ट ना दे पाए लेकिन आईवीएफ में उसके रिजल्ट्स आते हैं। अभी मतलब बरेली में बहुत चर्चा में ये है कि आपके 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं हॉस्पिटल के, तो काफी भव्य आयोजन किया इसमें आपने। तो इसमें आपने अब तक क्या क्या अचीव किया और इसका पूरा आप मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ है इसमें? हमने जैसे अपने हॉस्पिटल को बनाया और टाइम के साथ जैसे कि डिमांड, समय की मांग होती है, उसके अनुसार हम अपने आईवीएफ सेंटर को अपग्रेड करते रहे। और न केवल आईवीएफ सेंटर को बट पूरे हॉस्पिटल को भी हम अपग्रेड करते रहे। जैसे कि अभी हमने अपने पूरे हॉस्पिटल का रिनोवेशन कराया और बहुत ही उच्च स्तरीय
कमरे बनाए गए हैं जिनमें कि सारे एसी चलिए वो तो नॉर्मल सी बात है। सारे कमरे बहुत ही सुंदर बने हैं। टॉयलेट्स बिल्कुल 5 स्टार जैसे हैं। जैसे कि डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद यूजुअली केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता तो पेशेंट खुशी खुशी रहना चाहती है 2-3 दिन। तो इस तरह के कमरे बनाए हैं कि उसे अच्छा लगे और बड़े आराम से वो यहाँ रहे। और हर कमरे में HEPA फिल्टर्स के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर की प्यूरिफाइड एयर आ रही है, जिससे कि कमरे में स्मेल भी नहीं आती और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और पूरे हॉस्पिटल को हमने रेनोवेशन करा के बिल्कुल साफ सुथरा बहुत ही सुंदर बनाया है। और IVF में भी हम समय के साथ जो जो नई नई मशीन्स आती गई हम लाते गए और हम अपने IVF सेंटर को भी अपग्रेड करते हैं। IVF में पूरा आप ही देखती हैं या आपके साथ और भी कुछ डॉक्टर्स हैं इसके अंदर, आपकी कुछ ज्यादा बड़ी टीम है जो आपके साथ और भी लोग देखते हैं? एक्चुअली IVF एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत सारे लेवल्स हैं। एक लेवल होता है कि हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, एक लेवल होता है कि पिकअप करते हैं, फिर उसकी इक्सी करते हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अकेले करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने अपनी टीम बनाई है। हमारी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है जिसमें डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा शामिल हैं। तो मैं प्रोटोकॉल सारा बनाती हूँ, पेशेंट्स को तैयार करती हूँ, हमारी टीम आती है, हम उनके साथ मिलकर फीमेल के एग्स निकालते हैं। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट आते हैं जो कि इक्सी करके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं हस्बैंड के स्पर्म से। फिर फर्टिलाइज्ड एग्स को हम अपने इंक्यूबेटर में रख देते हैं, जो कि हेरा सेल इंक्यूबेटर है, बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। वो इंक्यूबेटर एक फीमेल के यूट्रस के समान काम करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज एग पेशेंट के बच्चेदानी में रहता है, उसके बाद वो ग्रो करता है। 5 डेज के बाद हम उन फर्टिलाइज्ड एग्स को, एम्ब्रियोज को बाहर निकालते हैं और उसमें जो बेस्ट क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं उसको हम उसकी बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा टीम वर्क होता है। अकेले ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप अकेले अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है आप कर लो, बट उसमें रिजल्ट्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। हम अपने रिजल्ट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हमने एक टीम वर्क कर रहे हैं। ये तो आपने मैम IVF के बारे में बता दिया। अगर हम आपके डॉक्टर अतुल लतिका हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं IVF के साथ साथ? IVF के साथ साथ हम जनरल ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी कराना, DNCs करना, सिजेरियंस करना, किसी की हिस्टेरेक्टमी करना अगर उसके फाइब्रॉइड्स हैं, किसी भी तरह के केसेस की। तो जो भी आप ऑब्स एंड गायनी की फील्ड में जो भी केसेस सोच सकते हैं, इवन हम लेप्रोस्कोपी भी करते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी की ट्यूबल ब्लॉकेज होता है या किसी के फाइब्रॉइड है या पॉलिप है या कोई भी ट्यूमर है, हम उसकी लेप्रोस्कोपी की सहायता से निकाल सकते हैं। हम उसको ट्यूबोप्लास्टी से ट्यूब्स ओपन कर सकते हैं। बिना लेप्रोस्कोपी करे कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसलिए ये कहिए कि हमारा जो सेंटर है उसमें इनफर्टिलिटी, ऑब्स एंड गायनी तीनों के जितने भी आप चीज़ें सोच सकते हैं, सारी ही चीज़ें हमारे यहाँ शामिल है। और मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे के डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल हैं। जैसे डिलीवरी होती है तो फ़ौरन पीडियाट्रिशियन आ जाते हैं बच्चे को देखने के लिए। और इसमें वैक्सीनेशन के आधुनिक जो पूरे वैक्सीन लगते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। क्या मैम इस हॉस्पिटल में आपने सारी अपनी फैसिलिटीज़ बता दी, इसमें क्या आप अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी देती हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आम बात होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसमें क्या अलग करती है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड मेरे पास बहुत ही अच्छी आधुनिक मशीन उपलब्ध है और मैं काफ़ी सालों से अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ। अल्ट्रासाउंड के बिना हम इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे पेशेंट को हमने इंजेक्शंस दी, अब हमें उसके एग्स देखने हैं, हमें 2-2 दिन में, 3-3 दिन में बुलाकर उसको एग्स देखने पड़ते हैं कि एग्स उसके बढ़े या नहीं बढ़े। उस हिसाब से डोजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। बार बार अगर हम किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भेजेंगे तो पेशेंट को बड़ी दिक्कत होगी। वहाँ लाइन में लगेगा, मेरे यहाँ भी लाइन में लगेगा, डबल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बहुत ही अच्छी आधुनिक मशीन मैंने रखी हुई है और मैं उसकी अंडे की जाँच करती हूँ और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी करती हूँ। तो ये तो करना ही पड़ता है। मैम आप बरेली में भी अपना पूरा सारा सेटअप कर रही हैं, क्या आपने इसे बाहर ले जाने का सोचा है? क्या आप सिर्फ बरेली में ही करना चाहते हैं इसे, क्या ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर यूपी ले जाना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अपने ही सेंटर पर काफ़ी काम है जिसको संभालना मुश्किल होता है। अभी मैं सिंगल हैंडेड हूँ, तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं मेरा। अभी तो अपना ही सेंटर ही बरेली का ही चल रहा है। तो आप अगले 5 सालों में अपने IVF सेंटर को और अपने हॉस्पिटल को किस लेवल पे देखना चाहती हैं? तो मैं तो डेफिनेटली और आगे बढ़ना चाहूँगी और मैं चाहूँगी जितने मैं रिजल्ट्स आज दे रही हूँ उससे और बेटर रिजल्ट्स दूँ। मेरे यहाँ से कोई भी महिला आए खाली हाथ लौट कर ना जाए। हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली IVF, एक्सी कोई भी चीज़ होगी
मेडिकल लाइन में कोई 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, 100% रिजल्ट्स नहीं होते, बट डेफिनेटली मैं अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहूँगी और बेटर रिजल्ट्स देना चाहूँगी। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हैशटैग लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।